कंप्यूटर क्या है अभी मैंने बताया था, फिर से बताओ। कैसे सीखेंगे, कैसे स्टार्टिंग से कैसे याद रख सकते हैं इसको, हम कैसे हम बताएंगे किसी को कंप्यूटर क्या है। क्या है कंप्यूटर? एक इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी यूज़र से कुछ इनपुट लेता है, डेटा लेता है और प्रोसेस करने के बाद हमें एक फाइनल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करके देता है, आउटपुट देता है, और उस आउटपुट को या जो भी रिजल्ट या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसको ये स्टोर करता है। इसी बात को इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं? ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which takes some input from the user and after processing it gives some information and stores the data in its memory। अपनी मेमोरी में ये डेटा स्टोर करता है। आसान से हिंदी अंग्रेजी की टेंशन नहीं लेनी, जो चीज़ हमें हिंदी में पता होगी उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए, फिर इंग्लिश में भी हो जाएगा। अब बच्चे करते क्या, गलती क्या करते हैं, वो सीधे अंग्रेजी में याद करने लगेंगे और उन्हें लगता है कि अंग्रेजी में याद करना बड़ा कठिन है। भाई अंग्रेजी में याद करना कठिन है, पहले हिंदी में तो याद करो, हिंदी में तो समझो कि आखिर कंप्यूटर है क्या। जब ये समझ में आ जाएगा तो भाषा तो कोई भी हो, किसी भाषा में हम उसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले इंफॉर्मेशन गैदर करो, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसे कलेक्ट करो। कलेक्ट करने के बाद आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। अब सेकेंडरी क्या होगी? कंप्यूटर के टाइप्स हो गए। कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। थोड़ा सा तेज बोला करो। अब हमने यहाँ पे लिख लिया एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। जो 3 तरीके के कंप्यूटर हो गए। कंप्यूटर को समझने का सबसे आसान तरीका, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो किसी भी डेटा को रिसीव करता है यूज़र से, प्रोसेस करने के बाद ये कुछ आउटपुट या कुछ जो भी रिजल्ट है हमें देता है और उसको स्टोर करता है मेमोरी में। ये तो कंप्यूटर के बारे में हो गया। कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। कंप्यूटर की 3 कैटेगरी होती हैं मेन हमारी, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें सिग्नल डिजिटल फॉर्म में नहीं बहते हैं या डिजिटल सिग्नल इसमें फ्लो नहीं करते हैं। ऐसे कंप्यूटर्स जिसमें डेटा कॉन्टिन्यूअस मोड में जा रहा होता है, रुकना नहीं चाहिए। अगर आपको बुखार नापना है, आपको कोई टेम्परेचर नापना है, तो वो टेम्परेचर तभी नापेगा जब उस डिवाइस को कॉन्टिन्यूअस टेम्परेचर मिलता रहेगा। जब तक पानी गर्म है थर्मामीटर ऊपर रहेगा, पानी ठंडा हो जाएगा, पानी से बाहर निकाल लोगे तो टेम्परेचर फिर नॉर्मल हो जाएगा। कोई भी अगर हवा नापने की मशीन है वो तब तक हवा नापती रहेगी जब तक वो किसी प्रेशर वाली मशीन मतलब चीज़ में लगी रहेगी। प्रेशर हटेगा तो वो कोई भी डेटा नहीं देगा। ऐसे कंप्यूटिंग मशीन, ऐसी कैलकुलेटिंग डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, जिसमें कॉन्टिन्यूस डेटा मिलना चाहिए। प्रेशर है तो प्रेशर कॉन्टिन्यूसली मिलना चाहिए, हटा तो मशीन काम करना बंद कर देगी। कॉन्टिन्यूस चाहिए, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं होता। इसमें जैसे जैसे हम सिग्नल्स देते हैं, जो भी सिग्नल्स हम इसमें किसी डिजिटल डिवाइस से हम सिग्नल देते हैं, डेटा प्रोवाइड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करके हमें आगे देता है। ये डिजिटल कंप्यूटर हो गया। हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होता है? एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एनालॉग के फीचर होते हैं, डिजिटल के फीचर होते हैं। ऐसे दोनों टाइप तरीके के कंप्यूटर मिलकर हाइब्रिड कंप्यूटर्स बनाते हैं। ये मोस्टली मेडिकल साइंस या हमारे किसी हॉस्पिटल वगैरह में ऐसे कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपको अपने दिल की जो धड़कन है वो नापनी है तो कैसे नापेंगे? ऐसा तो है नहीं यहाँ पे कोई कीबोर्ड लगा हुआ है या कोई अपने यहाँ पे कोई USB लगा देंगे। हमारे शरीर में कोई USB लगती है क्या? कोई पेन ड्राइव लगेगी? कोई तार लगेंगे? प्लग लगेगा? नहीं लगेगा। प्लग लगेगा तो हम अनप्लग हो जाएंगे इस दुनिया से, है ना। तो हम अपने अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं बहने देते, तो हमारे पास से जाएगा एनालॉग डेटा। कैसे जाएगा? एनालॉग डेटा। दिल की धड़कन रेगुलर बहती है, कंटिन्यूअस डेटा मिलेगा उसको। अगर नहीं मिला तो, अगर ये दिल की धड़कन नहीं मिली तो क्या होगा? फिर आदमी भी तो नहीं मिलेगा, है ना।
तो एनालॉग डेटा मिलना चाहिए। अब एनालॉग डेटा जब कंप्यूटर मशीन में जाता है, मशीन क्या करती है, उस डेटा को कन्वर्ट कर देती है डिजिटल फॉर्म में। डिस्प्ले पे आपको दिखाई पड़ेगी ऐसे करके एक लाइन ऐसे चल रही होगी। अगर ये लाइन बाई चांस कहीं सीधी हो गई तो इंसान टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन सीधी नहीं होनी चाहिए। तो जब तक ये डेटा हमें मिलेगा और ये डिस्प्ले पे मिल रहा है, इसका मतलब एनालॉग डेटा गया था और डिजिटल आउटपुट मिल रहा है। एनालॉग और डिजिटल का ये कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स होता है। आसान हो गया याद करने में। 3 तरीके के कंप्यूटर्स ये होते हैं। इनके वर्किंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग, इनके कार्य के अनुसार इनको 3 भागों में बांटा गया। ये कैसे, इनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग, ये इनका काम है। एनालॉग कंप्यूटर का काम के हिसाब से एनालॉग, डिजिटल काम के हिसाब से डिजिटल और हाइब्रिड काम के अनुसार हाइब्रिड। लेकिन इनको और भी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पर्पस, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के हिसाब से इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो जनरल पर्पस और दूसरा स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक काम के लिए बनाए गए। तो इनको 2 भागों में बांटा गया। एक तो कोई सामान्य वर्ग, सामान्य कार्य के लिए हम कोई सामान्य से एक हम लैपटॉप या डेस्कटॉप लेकर आ गए, उससे अपने ऑफिस का काम करेंगे, अपना कोई प्रेजेंटेशन बनाएंगे, अपने कोई टीचिंग के लिए हम यूज़ करेंगे, या फिर हम अपना कोई डेटा बनाएंगे। ये जनरल पर्पस हो गया। इंटरनेट के लिए यूज़ करेंगे, टाइपिंग के लिए यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करेंगे, और कोई लाइव क्लासेस के लिए यूज़ करेंगे, लाइव मीटिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये सारे क्या हैं, जनरल सामान्य उद्देश्य हैं। प्रिंटिंग के लिए यूज़ करेंगे, स्कैन के लिए यूज़ करेंगे, ये सब क्या सामान्य उद्देश्य। स्पेसिफिक क्या होता है, कोई ऐसा कंप्यूटर जो किसी विशेष कार्य के लिए बना हो। कोई ऐसा कंप्यूटर जो किसी विशेष कार्य के लिए बना है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक। जैसे कि एटीएम मशीन। अब एटीएम मशीन में जाके कंप्यूटर सीखने के लिए वहाँ गेम खेल सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो, MS ऑफिस ओपन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। वहाँ पर जाकर ड्राइंग बना सकते हो, नहीं बना सकते, वो स्पेशल कार्य के लिए बना हुआ है। तो ऐसे कंप्यूटर्स जो किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं, ऐसे कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंप्यूटर्स। दे आर कॉल्ड स्पेसिफिक कंप्यूटर्स। तो ये क्या हो गया, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव या पर्पस। तो अकॉर्डिंग टू द पर्पस और द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर्स, दे आर कैटेगराइज्ड इन 2 कैटेगरी, दैट इज जनरल इन स्पेसिफिक। 2 भागों में बांटा गया इनको। तो 3 तो ये हो गए अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव या जो हमारा इसका यूज पर्पस, इनका उद्देश्य क्या है। तीसरी कैटेगरी में और जो उसका तीसरा टाइप है वो क्या है, इसके प्रोसेसिंग स्पीड के अनुसार, प्रोसेसिंग स्पीड, काम करने की क्षमता, इनके प्रोसेसर के अकॉर्डिंग, प्रोसेसर के साइज के हिसाब से इनको अलग और भी कैटेगरीज में बांटा गया, जो कि 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4। कौन कौन से होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, 4 अलग भाग हैं इसकी प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की साइज के हिसाब से, जिसमें से माइक्रो सबसे छोटा और सुपर सबसे बड़ा प्रोसेसर होता है हमारा। मतलब अगर हमें 1 गिलास पानी चाहिए तो क्या करेंगे हम, क्या पूरी समर चलाएंगे, थोड़ा टोटी कोई ऐसी लगी होगी, हमारे नल लगा होगा, उससे निकाल लेंगे, या एक हत्था निकाल के हैंडपंप से निकाल लेंगे। उसके लिए हम पूरा ट्यूबवेल थोड़ा चलाएंगे, है ना। तो छोटे कंप्यूटर ऐसे, एक इंसान को प्यास लगी, एक इंसान को प्यास के लिए 1 बोतल का पानी काफ़ी है तो 1 बोतल दे देगा। लेकिन अगर 10 लोग हैं तो 1 बोतल से काम नहीं चलेगा, तो 1 कैंपर आ जाएगा। पूरी बारात होती है तो 20 कैंपर आते हैं। तो जितनी जैसी ज़रूरत वैसा ही आउटपुट मिले हमें। अगर एक सिंगल इंसान एक लैपटॉप या डेस्कटॉप लेके बैठता है, चला रहा है, तो माइक्रो कंप्यूटर हो गया हमारा, क्योंकि ये सिंगल यूज़र सिस्टम होते, एक बार में एक ही यूज़र अपना काम कर लेगा, उसके लिए इनफ है। आपको घर पे
किसी के घर पे टंकी लगी हुई है, अब कोई बाथरूम में नहाने जा रहा है तो उसके लिए उतना पानी काफ़ी है जिससे एक इंसान नहा लेगा, उतना पानी वो नल देता रहेगा। लेकिन अगर कहीं ऐसी पब्लिक प्लेस में कुल सारे लोग हैं तो क्या होगा, फिर बड़े बड़े कोई वो लगा दिए जाएंगे, तालाब जैसे बना दिया, भैया आराम से खूब पानी भर दिया 100-200 लीटर, अब नहा लो खूब आराम से, सब लोग नहा लेंगे। या कई सारे नल लगा देंगे उसमें, हम एक बड़ी सी टंकी भर देंगे 1000 लीटर की और 4-5 नल लगा देंगे, तो एक बार में 4-5 लोग खड़े होकर अपना पानी भर भर के नहा सकते हैं, तो ये ज़्यादा पानी देगा। ऐसे मिनी कंप्यूटर्स में क्या होता है, इसका जो प्रोसेसर होता है वो माइक्रो से बड़ा होता है और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होती है। इसमें एक सर्वर, एक ही कंप्यूटर कई सारे यूजर से कनेक्ट रहता है, जिसको हम बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे क्या हमारी लैब देख सकते हो, सर्वर एक है लेकिन कई सारे यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं, ये क्या है, मिनी कंप्यूटर हो गया। सर्वर कंप्यूटर तो एक है लेकिन इसका प्रोसेसर है वो एक माइक्रो प्रोसेसर से ज़्यादा कैपेसिटी का है। इसका मतलब ये ज़्यादा पानी देगा, ज़्यादा आउटपुट देगा, ज़्यादा तेज़ी से चलेगा। तो अगर हमें अपनी टंकी भरनी हो तो टंकी भरने के लिए हम हैंडपम्प से पानी नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, मोटर लगाएंगे हाई पावर का, जल्दी भर जाए, है ना। ज़्यादा स्पीड से काम चाहिए हमें, ज़्यादा पानी आ जाए ऊपर, है ना। ये हो गया मेन फ्रेम। मेन फ्रेम में क्या होता है कि नंबर ऑफ यूजर्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इनकी स्पीड में और ज़्यादा तेज चाहिए। किसी को बड़ा सा खेत भरना अपना 5 बीघे का, तो फिर समर से भर लोगे, छोटी समर जो घर पे लगी होती है उससे भर लोगे, वो उतना पानी नहीं देगा, उतना आउटपुट नहीं देगा, और देगा अभी तो बहुत टाइम लगा देगा, जितना टाइम है नहीं हमारे पास। तो उसके लिए बड़ी समर आती हैं, बड़ी पंप आते हैं, बड़े बड़े मशीन लगती हैं, वो ज़्यादा पानी देंगे। ऐसे ही इसमें क्या होता है कि बड़े सर्वर्स होते हैं, बड़े रूम के बराबर डेटा सर्वर्स लगे होते हैं, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड देते हैं, ताकि जितने भी यूजर्स इस एक सिस्टम से कनेक्ट हैं वो सभी एक बार में तुरंत डेटा का आदान प्रदान कर सकें। मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। और ऐसे कंप्यूटर्स जो किसी न्यूक्लियर रिसर्च में काम आते हैं, मिसाइल छोड़ने में काम आते हैं, कोई आउटर स्पेस में कोई अगर हमारा यान जा रहा है, चंद्रयान जा रहा है, उसकी काउंटेबिलिटी के लिए, उसके डेटा को रिसीव करने के लिए अगर कोई कंप्यूटर हमारा यूज़ होगा तो क्या होगा, ये न्यूक्लियर रिसर्च बोलते हैं। कोई माइक्रो रिसर्च हो रही है जिसमें बहुत सुपर फास्ट कैलकुलेशन चाहिए, सुपर फास्ट स्पीड चाहिए उसको कैलकुलेट करने के लिए, तो हमें सुपर कंप्यूटर्स लगाने पड़ेंगे। ऐसे कंप्यूटर्स कहाँ लगे होते हैं, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नासा हो गया, इसरो हो गया, DRDO हो गया, जो बड़ी रिसर्च कंपनी एजेंसीज होती हैं, वहाँ पर लगा होता है। तो ये कैटेगरीज हो गई। इनको याद करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, कंप्यूटर्स के बारे में बता दिया, टाइप्स ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए। अब इसके बाद क्या आता है, जनरेशन्स आती हैं कि कंप्यूटर की जनरेशन्स कौन कौन सी हैं। तो कितनी जनरेशन्स होती हैं कंप्यूटर्स की, कंप्यूटर की 7 जनरेशन्स। आज अगर हम प्रेजेंट डे में देखें तो करीब करीब 7 जनरेशन कंप्यूटर्स चल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। एटलीस्ट ये 5 जनरेशन तो पता होनी चाहिए। इतनी तो हर जगह मिलेंगी, लेकिन इसके बाद भी हैं आपकी 6th है और 7th भी है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हमारे कब से कब तक रहे, 1940 या 42 कुछ भी कह सकते हो, से लेकर 1955 तक मान लो। ये कोई फिक्स डेट नहीं होती, साल 2 साल आगे भी चल जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम एक 10 साल का सेगमेंट मान के चलते हैं कि 10 साल के गैप में एक जनरेशन चेंज हो जाती है। अगर कोई एक बड़ा टाइम पीरियड निकलता है 10 साल का, तो हमें कुछ ना कुछ बड़े चेंजेस मिल जाते हैं किसी भी विभाग में, किसी भी एरिया में, उसको हम बोलते हैं एक जनरेशन का गैप हो गया। तो यहाँ पर करीब करीब 10 साल का 15 साल का गैप हो गया। तो ये 10 साल के बाद जो भी कंप्यूटर्स आए वो अगली जनरेशन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1955 से लेकर 1965 तक सेकेंड जनरेशन, 1965 से 75 थर्ड जनरेशन,
75 से अबव, या उसको बोल सकते हैं करीब करीब हम 85 बोल दें, क्योंकि हम 10 साल का सेगमेंट लेना है तो हम 85 तक बोल सकते हैं। 85 तक फोर्थ, 85 से अबव अगर इसको हम सही तरीके से नापें करीब 2000 तक फिफ्थ जनरेशन। 2000 के बाद कंप्यूटर में थोड़ा सा मॉडर्न चेंजेस आ गए, फिर ये स्टाइलिश होने लगे, थोड़े थोड़े छोटे भी होने लगे कंप्यूटर्स हमारे। तो इस और कई सारी चीज़ें आ गई इसमें, विंडोज़ आ गए, नए टूल्स आ गए, वो या फिर सॉफ्टवेयर्स आ गए, या फिर इंटरनेट आ गया, कई सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो वो हमारी 6th और 7th जनरेशन में, या फिर प्रोसेसर वगैरह की बात करें अगर हम, तो 6th और 7th जनरेशन में जो प्रोसेसर्स हैं वो हमारे काफ़ी एडवांस हो गए। क्वाड कोर हो गया, या ऑक्टा कोर हो गया, या फिर हेक्सा कोर हो गया। जैसे अगर कोई एक गाड़ी को 2 घोड़े मिलकर खींच रहे हैं, फिर 4 मिलकर खींचने लगे, फिर 8 मिलकर खींचने लगे, फिर 16 मिलकर खींचने लगे, तो जिसमें 16 घोड़े लगे होंगे वो ज़्यादा देर तक चलेगा और ये हर एक घोड़ा कम थकेगा। तो ऐसे कंप्यूटर्स जिनमें आधुनिकता बहुत ज़्यादा है, जो मॉडर्निटी बहुत ज़्यादा है, स्पेस कम लेते हैं, पतले हो गए, स्लिम हो गए, स्टाइलिश हो गए और टच वाले आ गए, सेंसर्स आ गए, ये सारी चीज़ें हमारी 6th और 7th जनरेशन में आ गई, जो कि 2000 से लेकर 2020 मान सकते हैं इसको हम, या उसके बाद की बात कर सकते हैं, या फिर अब 7th जनरेशन जो 2015 की बात करें तो 15 के बाद देखो कि सारे स्मार्टफोन आ गए, सब चीज़ें आ गई, कंप्यूटर छोटे छोटे हो गए, छोटे लैपटॉप्स आ गए, नई चीज़ें आ गई, जेब में रख के घूम सकते हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, और आपका रेटिना सेंसर आ गया, फेस सेंसर आ गया, वॉइस सेंसर आ गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ गई, 7th जनरेशन। और मेन चीज़ आ गई इसकी कोर की बात आती है, जिसके प्रोसेसर की बात करते हैं। प्रोसेसर में बहुत बड़े चेंजेस हो गए, i3, i5, i7, i9 तक आ गए। तो ये 7th जनरेशन कंप्यूटर्स हमारे प्रोसेसर्स हो गए। तो इनको कुछ इस कैटेगरी में बांटा गया। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज होता है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, जो बड़े बड़े बल्ब के जैसे होते थे। सेकेंड जनरेशन में छोटे ट्रांजिस्टर्स आ गए, जिससे थोड़ा साइज छोटा हो गया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर की जगह पे रिप्लेस कर लिया माइक्रो प्रोसेसर ने, उस आईसी ने, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ एआई भी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, और प्रोसेसर की स्पीड और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो और अच्छी हो गई, स्पीड और अच्छी रहने लगी। सिक्स जनरेशन में मैं अभी बताया था क्वाड कोर और ऑक्टा कोर आ गया। 7th जनरेशन में ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टच सेंसिंग, ये सारी चीज़ें आ गई, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो ये सारा आपका एक कंप्यूटर की जनरेशन हो गया। ये आसान हो जाएगा याद करने में, कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के टाइप्स और कंप्यूटर्स की जनरेशन। अभी जो बेसिक हमने बताए थे शॉर्टकट्स, वो शॉर्टकट्स याद करो।